हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस द्विसंकर संकरण। जैसा कि हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, मेंडल ने अपने संकरण प्रयोगों के लिए मटर के पौधों में 7 विभिन्न लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया। ये सातों ही लक्षण विपरासी गुण या कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए होते हैं। जब एक जोड़ी विपरासी गुणों वाले लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है तो इसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस या एक संकर संकरण कहते हैं। लेकिन यदि एक साथ दो जोड़ी विपरासी गुणों वाले दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाए तो इसे हम डायहाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकर संकरण कहते हैं। एक डायहाइब्रिड क्रॉस दो जीवों के मध्य वह क्रॉस होता है जिनसे दो लक्षणों के लिए विषम युग्मजीय संतानें प्राप्त होती हैं। डायहाइब्रिड क्रॉस में दो विभिन्न लक्षणों के लिए दो जोड़ी एलील्स पाए जाते हैं। इनमें से एक जनक में डोमिनेंट एलील्स या प्रभावी एलील होमोजाइगस कंडीशन में होते हैं, जबकि दूसरे जनक में अप्रभावी या रिसेसिव एलील्स होमोजाइगस कंडीशन में पाए जाते हैं। जब इन दोनों जनकों के मध्य क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है तो इनसे प्राप्त F1 जनरेशन में जो संतानें होती हैं वह दोनों लक्षणों के लिए विषम युग्मजीय या हेटेरोजाइगोट होती हैं। तो ये है डायहाइब्रिड क्रॉस। अब हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल की। मेंडल ने डायहाइब्रिड क्रॉस के लिए मटर के पौधे के दो लक्षणों को एक साथ कंसीडर किया। ये कैरेक्टर्स थे कलर ऑफ सीड एंड शेप ऑफ सीड। कलर में उन्होंने देखा दो कलर के पौधे सीड्स मतलब दो ऐसे पौधे लिए जिनमें दो डिफरेंट टाइप के कलर के सीड्स पाए जाते थे, एक पीले रंग के और एक हरे रंग के। इसी प्रकार जो सीड्स की शेप्स थी वो भी दो तरह की पाई जाती थी, रिंकल्ड झुर्रीदार या राउंड या गोल। अब उन्होंने जो जनक पौधे लिए उनमें उन्होंने रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स वाले पेरेंट्स लिए और दूसरे पौधे जो लिए वो राउंड एंड येलो सीड्स वाले लिए। अब इन दोनों पौधों के मध्य जब उन्होंने क्रॉस करवाया तो F1 जनरेशन में जितने भी पौधे प्राप्त हुए वो सब राउंड एंड येलो सीड्स वाले थे। ये रिजल्ट्स ये इंडिकेट करते हैं कि राउंड शेप और येलो कलर जो है वो डोमिनेट होते हैं, मतलब ये दोनों लक्षण जो होते हैं ये प्रभावी लक्षण होते हैं, जबकि रिंकल्ड शेप और ग्रीन कलर जो है ये दोनों लक्षण जो होते हैं वो अप्रभावी लक्षण होते हैं। तो इस प्रकार येलो कलर ग्रीन कलर के ऊपर प्रभावी होता है और राउंड शेप जो होती है वो रिंकल्ड शेप के ऊपर प्रभावी होती है। अब मेंडल ने जब इन F1 प्रोजेनी में आपस में सेल्फ पॉलिनेशन करवाया तो उन्होंने देखा कि F2 जनरेशन में 4 विभिन्न प्रकार के कॉम्बिनेशंस मिले सीड्स के। सीड्स में इन लक्षणों के विभिन्न कॉम्बिनेशन फिनोटिपिकली पाए गए। ये थे रिंकल्ड एंड येलो, दूसरा राउंड एंड येलो, तीसरा रिंकल्ड ग्रीन सीड्स एंड राउंड एंड ग्रीन सीड्स। और ये चारों फिनोटाइप्स कॉम्बिनेशन जो थे वो 9:3:3:1 रेशो में मिले, जिसमें राउंड एंड येलो जो था वो 9 रेशो में था, रिंकल्ड एंड येलो जो था वो 3 रेशो में था, राउंड एंड ग्रीन जो था वो 3 रेशो में था और रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड जो थे वो 1 रेशो में थे। अगर हम इन दोनों ही लक्षणों के मोनोहाइब्रिड क्रॉस या एक संकर संकरण के बारे में सोचें तो येलो एंड ग्रीन कलर जो है उनके मध्य अगर क्रॉस करवाया जाए तो F2 जनरेशन में ये दोनों ही कलर 3:1 रेशो में मिलते हैं। इसी प्रकार अगर रिंकल्ड सीड्स एंड राउंड सीड्स जो है इनकी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में सोचें तो F2 जनरेशन में राउंड एंड रिंकल्ड सीड्स भी 3:1 रेशो में मिलते हैं। तो इससे यह परिणाम निकलता है कि डायहाइब्रिड क्रॉस जो होता है वो दो डिफरेंट लक्षण जो होते हैं उनके एक संकर संकरण का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का कॉम्बिनेशन जो होता है वो डायहाइब्रिड क्रॉस होता है। इस डायहाइब्रिड क्रॉस में जो हम एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं इसके अंदर हम येलो सीड कलर जो है उसके एलील को कैपिटल Y से डिनोट करते हैं और ग्रीन सीड कलर के एलील को स्मॉल y से डिनोट करते हैं। इसी प्रकार रिंकल्ड सीड शेप जो है उसके एलील को स्मॉल r से और राउंड शेप्ड सीड जो है उसको कैपिटल R से डिनोट करते हैं। तो पेरेंट्स का अगर हम जीनोटाइप देखें तो येलो एंड राउंड सीड वाले जो पेरेंट्स होते हैं उनका जीनोटाइप कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल R। इसी प्रकार ग्रीन रिंकल सीड्स वाले जो पेरेंट्स हैं उनका जीनोटाइप स्मॉल y स्मॉल r स्मॉल r होता है। अब इस डायग्राम में हम इसको डिटेल में देख सकते हैं कि ये पेरेंट्स हैं जो कि विपरीत गुण वाले होमोजाइगस कंडीशन में हैं, दोनों लक्षण इसमें।
अब जब इनके कॉम्बिनेशन से F1 जनरेशन में जो संतानें बनती हैं, जो पौधे होते हैं, वो पौधे दोनों लक्षणों के लिए हेटेरोजाइगोट होते हैं, लेकिन दोनों ही ये पीले और गोल होते हैं, मतलब इनके जो प्रभावी लक्षण होते हैं वो ही दिखाई देते हैं। अब F1 जनरेशन में जो है उसको अगर सेल्फ पॉलिनेशन करवाया जाता है तो दोनों ही जो सेल्फ पॉलिनेशन में जो पौधे होंगे उनमें 4 प्रकार के गैमेट बनेंगे, जिनको हम पुन्नेट स्क्वायर डायग्राम द्वारा इनसे बनने वाले पॉसिबल जो जाइगोट के जीनोटाइप हैं या F2 में जो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं उनके जो पॉसिबल जीनोटाइप हैं उनको हम निकाल सकते हैं। इसको हम डिटेल में स्टडी करते हैं कि राउंड पीस जो है वो रिंकल पी के ऊपर डोमिनेट है, येलो पी जो है वो ग्रीन पी के ऊपर डोमिनेट है। इस प्रकार फर्स्ट F1 जनरेशन जो होती हैं उसमें जितने भी पौधे होते हैं वो राउंड और येलो हेटेरोजाइगोट्स होते हैं, जिनका जीनोटाइप जो होता है वो कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y होता है। अब जब F1 जनरेशन के जो पौधे होते हैं इनमें सेल्फ पॉलिनेशन करवाया जाता है तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 2 पौधे जिनके मध्य क्रॉस हो रहा है दोनों की जीनोटाइप समान होंगे। अब इनका F2 जनरेशन में जब क्रॉस करवाने के बाद जो संतानें प्राप्त होंगी उनके जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशो निकालने के लिए हम निम्न स्टेप्स जो होते हैं वो काम में लेते हैं। पहला हम दोनों ही पेरेंट्स जो होते हैं उनके गैमेट कॉम्बिनेशन जो होते हैं उनको डिटरमाइन करते हैं। अब दोनों ही पेरेंट्स जो होते हैं उनका जीनोटाइप क्या है, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। तो इनसे जो पॉसिबल गैमेट्स बन सकते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। तो 2 पेरेंट्स है, दोनों में ही ये 4 प्रकार के पॉसिबल गैमेट्स कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अब सेकंड स्टेप जो होता है उस पर हम पुन्नेट स्क्वायर डायग्राम बनाते हैं, जिसके अंदर ये जो गैमेट्स जीनोटाइप हैं उनके कॉम्बिनेशन से हम इनसे बनने वाली जो ऑफस्प्रिंग्स जाइगोट होते हैं उनमें क्या जीनोटाइपिक कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं वो निकाल सकें। चूँकि 2 पेरेंट्स हैं और दोनों में ही गैमेट्स जो हैं वो 4 प्रकार के हैं, तो जो हम पुन्नेट स्क्वायर डायग्राम बनाएंगे वो 4 × 4 स्क्वायर की बनाएंगे, मतलब 16 स्क्वायर वाली पुन्नेट स्क्वायर डायग्राम बनाएंगे। अब ये इस प्रकार बना ली जाती है जिसमें टॉप पे एक पेरेंट के गैमेट्स जो होते हैं वो लिख दिए जाते हैं, लेफ्ट साइड में दूसरे पेरेंट जो होते हैं उनके गैमेट्स लिख दिए जाते हैं, और जो स्क्वायर्स होते हैं इनके अंदर दोनों रोज एंड कॉलम जो होते हैं उनके गैमेट्स के कॉम्बिनेशन से जो जीनोटाइप बनते हैं वो लिख दिए जाते हैं। तो इस प्रकार ये जो स्क्वायर्स होते हैं 16 स्क्वायर्स, उनमें F2 जनरेशन में बनने वाले जो ऑफस्प्रिंग से संतानें हैं उनमें जो भी पॉसिबल जीनोटाइप्स होते हैं वो हमें मिल जाते हैं। और इन जीनोटाइप का ये जो जीनोटाइप्स मिलते हैं वो इस प्रकार रेशियो में होते हैं, इसको हम स्टडी कर सकते हैं। इसमें 4:2:2:2:2:1:1:1:1, और ये जो जीनोटाइपिक रेशियो ये जो जीनोटाइप्स मिले हैं इनका हम फिनोटाइप जो होता है वो निकाल लेते हैं। इनका फिनोटाइप किस प्रकार से हम निकालते हैं कि जो भी जीनोटाइप है उसमें उनके जो एलील्स है, अगर डोमिनेंट एलील है तो डोमिनेंट कैरेक्टर जो वो अपीयर होगा, अगर दोनों ही रिसेसिव एलील हैं तो उसका जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो अपीयर होगा। तो इस प्रकार हम इनके जो फिनोटाइप जो है जीनोटाइप के वो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है, इसके अंदर कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, तो दोनों ही लक्षणों के डोमिनेंट एलील इसके अंदर हैं तो इसका फिनोटाइप जो है वो राउंड और येलो होगा। इसी प्रकार इस वाले उसमें स्मॉल r, तो इसमें जो है दोनों ही रिसेसिव एलील हैं तो ये रिंकल शेप का होगा, और कैपिटल R स्मॉल y इसमें चूँकि डोमिनेंट एलील मौजूद है इसलिए ये येलो कलर का होगा। लास्ट एग्जांपल हम देखें जिसमें स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल y दोनों ही लक्षणों के लिए इसमें रिसेसिव एलील हैं तो ये वाले पौधे रिंकल्ड एंड ग्रीन होंगे। अब इस प्रकार हम इनको देख लेते हैं कि टोटल जो ये 4 कॉम्बिनेशन हमें मिले हैं फिनोटिपिकली ये 9:3:3:1 रेशो में प्राप्त होते हैं। डायहैबिट क्रॉस का अध्ययन जो है वो एनिमल्स में भी किया जा सकता है। इसका अध्ययन जो होता है गुआना पिग में किया जाता है। गुआना पिग के 2 कैरेक्टर्स कलर ऑफ कोट एंड टेक्सचर ऑफ कोट ये कंसीडर कर लिया जाता है। गुआना पिग में 2 तरह के गुआना पिग लिए जाते हैं जिनके कोट का कलर या तो ब्लैक होता है या वाइट होता है। इसी प्रकार उनके कोट का जो टेक्सचर होता है या तो रफ होता है या फिर स्मूथ होता है। अब जब 2 तरह के गुआना पिग जिसमें से एक तो वाइट और रफ कोट वाला होता है और दूसरा ब्लैक एंड स्मूथ कोट वाला होता है, इनके मध्य जब क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है तो
तो F1 जनरेशन में जितने भी गुआना पिग प्राप्त होते हैं वो सब ब्लैक एंड रफ हाइब्रिड होते हैं। इसका मतलब इससे निष्कर्ष डाला जा सकता है कि ब्लैक कलर जो है वो वाइट कलर के ऊपर डोमिनेट है और रफ कोट टेक्सचर जो है वो स्मूथ टेक्सचर के ऊपर डोमिनेट करता है। अब फिर F1 जनरेशन में जितने भी गुआना पिग हैं इनमें मेल एंड फीमेल जो हैं उनसे 4 तरह के पॉसिबल गैमेट्स बन सकते हैं। फीमेल्स में 4 तरह के ओवा एंड मेल्स में 4 तरह के स्पर्म बन सकते हैं। और अब इनमें जब फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है मेल्स F1 जनरेशन में प्राप्त जो मेल एंड फीमेल्स हैं इनके मध्य जब फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है तो F2 जनरेशन में 4 तरह के फिनोटाइप्स प्राप्त होते हैं। ये होते हैं ब्लैक एंड रफ 9 रेशो में जो कि डोमिनेंट पेरेंट्स शो करता है, वाइट एंड स्मूथ जो होता है वो 1 रेशो में जो कि रिसेसिव पेरेंट्स को शो करता है। इसके अलावा 3 रेशो में जो होता है वो कहते हैं वाइट एंड रफ प्राप्त होता है और 3 रेशो में जो होता है वो ब्लैक एंड स्मूथ प्राप्त होता है जो कि नए कॉम्बिनेशंस दिखाता है। तो इस प्रकार 2 नए कॉम्बिनेशन से 3 ब्लैक एंड स्मूथ होते हैं और 3 वाइट एंड रफ होते हैं। इस एग्जाम्पल को भी हम इन डायग्राम देख सकते हैं। इसमें 2 जनक हैं गुआना पिग मेल एंड फीमेल हैं जिसमें से एक जो है वो वाइट कलर का है रफ है और दूसरा जो होता है फीमेल जो होता है वो ब्लैक एंड स्मूथ है। इसके बीच में जब क्रॉस करवाया जाता है तो F1 जनरेशन में जो संतानें प्राप्त होती हैं वो ब्लैक एंड रफ होती हैं। अब ब्लैक एंड रफ इनमें जो मेल फीमेल होते हैं उनमें 4 तरह के ओवा एंड 4 तरह के स्पर्म्स बनते हैं। इनके मध्य जब क्रॉस करवाया जाता है मतलब ये जब ये फ्यूज़ होते हैं जो जाइगोट के अंदर ये डिफरेंट 16 मतलब कि इस तरह के जीनोटाइप्स जो हैं जो कि हम 16 स्क्वायर्स में देख सकते हैं वो बनाते हैं। इनका कॉम्बिनेशन भी जीनोटाइप का कॉम्बिनेशन सेम वही प्राप्त होता है जो कि हमने मटर के पौधे में कलर एंड शेप ऑफ सीड्स वाले जो वंशागति के अंदर देखे थे सेम वही कॉम्बिनेशन इसमें प्राप्त होता है। और फिनोटाइप भी इसमें 9:3:1 के रेशो में प्राप्त होता है। अगर हम 2 लक्षणों के विपरीत गुणों की वंशागति का अध्ययन कर रहे हैं और इन दोनों लक्षणों के स्वतंत्र रूप से व्यवहार दर्शाने की अवस्था में तो हम इनको उपरोक्त परिणामों की आशा जो है की जा सकती है। अगर डायहाइब्रिड रेशियो जैसे कि 9:3:3:1 के अनुपात का विश्लेषण हम मोनोहाइब्रिड कैरेक्टर्स के रूप में करें तो ये परिणाम निकाला जा सकता है कि एक लक्षण के स्थिर होने पर दूसरे लक्षण का अनुपात 3:1 ही आता है। तो इससे ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दोनों लक्षण जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से अपव्यूहित होते हैं। इन तथ्यों के आधार पर मेंडल ने द्वितीय नियम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम या सिद्धांत दिया जिसे हम प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी कहते हैं, जिसकी हम नेक्स्ट चैप्टर में चर्चा करेंगे। थैंक यू।